यह एक अमीर बाप के बिगड़ेल बेटे की कहानी है जिसे एक अच्छा इंसान बनाने की चुनौतियों और कोशिशों की कहानी है। मूवी शुरू होती है और हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। वो अपने बेटे से बहुत परेशान होता है। पुलिस वाला उससे कहता है इसका कुछ करो नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। यहाँ जेल में भी वो बहुत ही चील मार के लेटा होता है क्योंकि उसको पता था उसका डैडी उसे छुड़ाने जरूर आएगा और उसे कोई बात का टेंशन नहीं होता। उसके डैडी उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है और उसके ऊपर खूब चिल्लाता है, लेकिन इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और उल्टा वो सिगरेट पीने लगता है। उसका डैडी गुस्से में वहाँ से चले जाता है। इस लड़के का नाम ग्रीसा होता है जो रसिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बिगड़ा हुआ इकलौता बेटा होता है। दरअसल इसका सारा दिन नाइट क्लब, बार, पार्टीज, नशे करने और लड़कियों को परेशान करने में निकलता है। एक रात सड़क में वो अपनी लग्जरी कार बहुत ही स्पीड में चला रहा होता है जिससे ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोक लेता है, लेकिन वह अमीर इतना है कि वह पुलिस के मुंह में पैसा मारता है। लेकिन पुलिस वाला उसके कार के सामने जाकर उसे रोकने के लिए कहता है और ग्रीसा अपना कार चला देता है जिससे पुलिस वाला घसीटाते हुए चले जाता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। इसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता, किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। वह पुलिस वाला इंजर्ड हो जाता है जिससे वह हॉस्पिटलाइज हो जाता है और इसी जुर्म के कारण उसे जेल में बंद किया होता है। ग्रीसा के डैडी अपने बेटे के इस अमानवीय व्यवहार से बहुत दुखी होता है और अपनी एक फ्रेंड नताशा से मिलने जाता है जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर होती है। वह उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है। नताशा उसे अपने एक फ्रेंड लिव के घर ले जाती है। लिव रस्सी से लटका हुआ होता है। दरअसल यह एक सेट डिजाइनिंग का स्पेशलिस्ट होता है। यह सीरियल और मूवी में सेट डिजाइनिंग का काम करते हैं और इस तरह से लटकना और अपनी उंगलियों को काट देना यह उसके लिए आसान ट्रिक है। ग्रीसा के डैडी उसे अपने बेटे ग्रीसा के बारे में बताता है और उसे सुधारने के लिए कुछ प्लान करने के लिए कहता है। एक रात ग्रीसा जब पार्टी करके होटल से बाहर निकलता है तो वो देखता है उसकी कार को एक गाड़ी टो करके ले जा रही है। वो उसके पीछे दौड़ता है, तभी कोई उसे पीछे से शूट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब ग्रीसा को होश आता है वो एक घोड़ों की अस्तबल में होता है। वहाँ एक आदमी आता है और ग्रीसा को बाहर ले जाता है, उसको लातों और कोड़ों से मारने लगता है। वो आदमी कहता है कल रात को मैंने तुम्हें घोड़े तैयार करने के लिए कहा था, तुमने अभी तक तैयार क्यों नहीं किया? ग्रीसा कहता है कल रात को भाई मैंने तुम्हें जिंदगी में पहली बार देखा है। तभी उस गांव का मालिक आता है और कहता है मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। ग्रीसा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। व्योम ग्रीसा को अस्तबल के अंदर ले जाता है। ग्रीसा कहता है मुझे एक कॉल करना है, फिर मैं इन्हें बताता हूँ मेरा बाप कौन है। व्योम कहता है तू क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और कहता है चुपचाप घोड़ा तैयार कर ले नहीं तो और कोड़े खाने पड़ेंगे। ग्रीसा को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से भागने लगता है और चिल्लाता है पुलिस को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो। लेकिन यहाँ के लोगों को पुलिस क्या होती है वह पता नहीं होता। व्योम उसे पहनने के लिए कपड़ा देता है। वो कहता है यहाँ सब इतना अजीब क्यों है, मेरा जीन्स कहाँ है, मेरा मोबाइल, मेरी कार कहाँ है, यह 21वीं सेंचुरी है। व्योम कहता है नहीं ये 1860 है, जिसके बाद उसे पकड़ लेते हैं और दूसरे लोगों के साथ उसे फांसी दी जा रही होती है। तभी वहाँ उस गांव की मालिक की बेटी आ जाती है और कहती है डैडी आज मेरा बर्थडे है और मैं ये नहीं चाहती कि आज किसी को फांसी हो, और उसका डैडी सबका फांसी माफ कर देता है। व्योम अगलाया के सामने सिर झुकाकर उसका आभार जताता है, लेकिन ग्रीसा ऐसा कुछ नहीं करता, बस उसे देखते रहता है। गाँव में घटती यह घटनाएं आसमान में उड़ता एक बर्ड देख रहा होता है। यह बर्ड गाँव के बाहर बनी एक लाइट हाउस में पहुंचता है। दरअसल यह कोई बर्ड नहीं होता, यह एक ड्रोन होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है ग्रीसा कोई टाइम टेबल करके यहाँ नहीं आया है। उसके डैडी उसे सुधारना चाहते हैं, उसके अंदर लोगों के प्रति संवेदना जगाना चाहते हैं, उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। इसीलिए वह अपने फ्रेंड नताशा और सेट डिजाइनर लिव के साथ मिलकर एक 18वीं सेंचुरी की गाँव का पूरा सेटअप तैयार करवाया होता है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी स्टेज कलाकार है जिसमें एक्टिंग कूट कूट कर भरी है। वह सभी हाई प्रोफाइल एक्टर है। वह जो भी करते हैं जो भी बोलते हैं वह सब स्क्रिप्टेड होता है। उस पूरे गांव में हिडन कैमरास और माइक्रोफोन्स लगाए होते हैं और हर एक गतिविधियों को इसी के जरिए नजर रखते हैं और यहीं से इंस्ट्रक्शन पास किए जाते हैं कि कब किसको क्या करना है। और गलती से अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो वहाँ पर एक स्नाइपर तैनात किया गया है जो ट्रैंकुलाइजर गन से ग्रीसा को किसी भी वक्त बेहोश कर सकता है। इधर ग्रीसा यह सोच रहा
होता है, उस रात मैं कार से टकराने के बाद शायद टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गया होऊंगा। अब मुझे वापस जाने के लिए एक कार की जरूरत है। और वो अपने दोस्त से कहता है तुम्हारे पास कोई कार है क्या? वो उसका जवाब नहीं देता क्योंकि स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था। ग्रीसा की हालत बहुत बुरी थी क्योंकि जमीन पर उसको नींद नहीं आता। उसको सुबह सूरज उगने से पहले उठना पड़ता है और खाने में दलिया जैसी घटिया खाना मिलता है और डिसिप्लिन में नहीं रहने पर उसे चाबुक से मार खानी पड़ती है। एक दिन ग्रीसा खेत में ऐसे ही बैठा होता है तो उसे किसी की रोने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है अगलाया रो रही होती है। अगलाया बताती है उसकी फादर उसकी शादी एक अमीर बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत दुखी है। ग्रीसा कहता है ये तो अच्छी बात है, बूढ़ा आदमी जल्दी ही मर जाएगा और सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। एक दिन ग्रीसा चिकन सूप बनाने के लिए एक चिकन को चुरा लेता है क्योंकि वो दलिया खा खा कर पक चुका होता है। ग्रीसा का फ्रेंड आता है और कहता है मैंने तुम्हारे हिस्से का सारा काम कर दिया है, लाओ मेरा चिकन सूप। ग्रीसा कहता है सूप तो खत्म हो गया है, वैसे मैंने भी तुम्हारे हिस्से का सारा सूप खत्म कर दिया है। मालिक को जब पता चलता है एक चिकन गायब है तो वो सभी घोड़ों के रखवालों को इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है बता दो चिकन किसने चुराया, नहीं तो मैं किसी को भी सेलेक्ट करके उसके ऊपर कोड़े बरसाऊंगा। और वह ग्रीसा के फ्रेंड को चुनता है और उसे कोड़े मारने लगता है। ग्रीसा यहाँ भी किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करता, उसको अभी भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद उसका फ्रेंड उसको अपने पीठ पर चाबुक का निशान दिखाता है जो कि एक रियलिस्टिक मेकअप का कमाल था, लेकिन ग्रीसा को अभी भी कोई हमदर्दी नहीं था। तभी ग्रीसा देखता है एक लड़की लीसा घोड़े से नीचे उतर रही होती है, तब उसका अंडरवियर देख लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद ग्रीसा को रियलाइज होता है यह लड़की मॉडर्न अंडरवियर पहनकर कैसे घूम रही है, यह तो 1860 है। ग्रीसा लीसा के पास जाता है और उसको उसका अंडरवियर दिखाने को कहता है और कहता है तुम्हारे पास फ्यूचर के अंडरवियर कहाँ से आया? लोगों को लगता है वह उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। तभी वहाँ पर दूसरे विलेजर्स आ जाते हैं और लीजा वहाँ से घोड़े पर बैठकर चली जाती है। इधर कंट्रोल रूम में ग्रीसा के डैडी इस सब को बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसको लगता है ग्रीसा अभी भी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने से बाज नहीं आया। लेकिन तभी वहाँ पर एक न्यूज आती है कि ग्रीसा लीसा से माफी मांगना चाहता है और यह इन लोगों को एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखता है और लीसा को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वह ग्रीसा से जाकर मिले। लीसा ग्रीसा के पास जाती है और कहती है आगे मत बढ़ना नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। ग्रीसा अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है मेरा बर्ताव जानवरों जैसा था, मुझे माफ कर दो। ग्रीसा के अंदर इतना बड़ा बदलाव देखकर सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था और ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा सा फेस्टिवल होता है जिसमें कहा जाता है उस रात को जिस लड़की और लड़का साथ में बिताएंगे वह पूरी जिंदगी में उनका पार्टनर बन जाएगा। अगलाया ग्रीसा के पास जाती है जो बूढ़े आदमी से अपनी शादी की डेट नजदीक आने की वजह से परेशान होती है और ग्रीसा से कहती है मैं नदी में कूदकर जान देने जा रही हूँ, से चली जाती है। डायरेक्टर चाहते थे वह अगलाया को बचाने के लिए उसके पीछे जाए, लेकिन ग्रीसा उसके पीछे नहीं जाता बल्कि वह लीजा के पास जाकर बैठ जाता है और बातें करने लगता है। कहता है मैं तो फ्यूचर से आया हूँ, वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जहाँ छोटे छोटे डिब्बों से एक गाँव से दूसरे गाँव तक बात करते हैं, आसमान में बड़े बड़े लोहे के पंछी उड़ते हैं। तभी वहाँ पर ग्रीसा का फ्रेंड आता है और कहता है अगलाया को देखे हो क्या, बहुत देर से दिख नहीं रही है। असल में वह ग्रीसा को याद दिलाने आया होता है। तब ग्रीसा को याद आता है वह सुसाइड करने की बात कर रही थी, वह उसको बचाने के लिए नदी की तरफ भागता है। अगलाया को मैसेज पास किया जाता है ग्रीसा तुम्हारे तरफ आ रही है। ग्रीसा आता है और उसे बचा लेता है और उसे उसके घर छोड़ने जाता है। अगलाया उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है लेकिन वह उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वो वहाँ से चले जाता है। अब वो लीसा के तरफ अट्रैक्ट होने लगा था जो कि उसके प्रति सच्ची और अच्छी भावना थी। ग्रीसा अपने फ्रेंड के पास जाता है और पूछता है लीसा कहाँ पर रहती है, मुझे लीसा से मिलना है। इधर कंट्रोल रूम में लीसा को इंस्ट्रक्ट पास की जाती है ग्रीसा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लीसा दूसरे सभी लोगों को छुपा लेती है और अपने आप को गाँव के कपड़ों में तैयार रखती है। ग्रीसा लीसा से कहता है चलो फेस्टिवल में और तुम पूरे टाइम मेरे साथ रहना, लेकिन लीसा मना कर देती है, कहती है मेरी फादर की तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकती।
ग्रिसा को लिसा से प्यार होने लगता है, इसीलिए अगले दिन डायरेक्टर लिसा से कहता है अब ग्रिसा का इंटरेस्ट अगलाया से हटकर तुम्हारे में आ गया है, इसीलिए अब तुम्हें लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा। जिससे अलेक्सी गुस्सा हो जाता है क्योंकि रियल लाइफ में अलेक्सी और लिसा आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो कि यहाँ पर अलेक्सी गांव के मालिक के बेटे का किरदार निभा रहा है। लिसा उसे कहती है हम सब ग्रिसा को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आए हैं और यही हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है और हम सबका साथ ही इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है। अब ग्रिसा लिसा के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है, बहुत सारी बातें करते हैं, दोनों घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं, जिससे इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। लिसा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की अगलाया के साथ इंटीमेट होते हुए देखकर बहुत सैड हो जाती है। डायरेक्टर इन दोनों को जॉब से निकाल देता है क्योंकि ये दोनों सेट पर ब्रदर सिस्टर का रोल प्ले कर रहे थे। इधर लिसा अपने बॉयफ्रेंड की इस बिहेवियर से बहुत दुखी होती है, तो ग्रिसा उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, उसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करता है। डिनर के बाद ये लोग थोड़ा साथ में टाइम एक्सपेंड करते हैं और ग्रिसा लिसा से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लिसा थोड़ा सोचने के बाद हाँ बोल देती है। ये दोनों किस करते हैं। कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल होता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार सिंपैथी और ट्रू लव का इमोशन ग्रिसा के अंदर जागा होता है। इसी वजह से उसका डैडी और सारे स्टाफ काफी खुश थे। वहीं दूसरी तरफ अगलाया जिसको शेड से बाहर निकाल दिया था, वह एक न्यूज चैनल में जाकर इंटरव्यू देती है कि रसिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन के बेटा ग्रिसा को किडनैप किया गया है और वहाँ पर उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके रखा जा रहा है। रसिया की पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है क्योंकि रसिया की सबसे अमीर आदमी के बेटे की किडनैपिंग की बात थी और इस किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। इधर ग्रिसा के फादर पैनिक हो जाते हैं और वो कहते हैं यह सब सेट ऑफ कर दो और चलो यहाँ से, लेकिन डायरेक्टर कहता है इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ पहुँचने में कुछ समय लगेगा, इसीलिए हम इस पूरे सेट को क्लाइमेक्स की पोजीशन तक पहुँचा सकते हैं। फिर वो डिजाइन करते हैं। गाँव में बहुत सारे मंगोल अटैक करते हैं, गाँव वाले उन्हें बहुत सारे फ्रूट ऑफर करते हैं, लेकिन मंगोल्स यहाँ से अपने साथ कुछ लड़कियों को ले जाना चाहते थे। वह भीड़ में से एक लड़की को चुनते हैं तो उस लड़की के पिता अपनी बेटी की भीख मांगता है। मंगोल उसे कहते हैं हमारे सैनिक से तुम लड़ो, अगर जीत जाओगे तो तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे। वह आदमी मंगोल से फाइट करता है। यह दोनों काफी अच्छे तलवारबाज होते हैं जिनको बहुत ही कम समय में डायरेक्टर ने तैयार किया होता है। वो सैनिक उस लड़की के पिता का सर धड़ से अलग कर देता है जो कि फेक था। लड़की के पिता का अपने बेटी के लिए ऐसा सैक्रिफाइस देखकर मंगोल उस लड़की को छोड़ देते हैं और भीड़ से दूसरे लड़की लिसा को चुनते हैं। अब उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। ग्रिसा का फ्रेंड उससे कहता है क्या तुम अपनी लेडी लव लिसा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे। ग्रिसा वहाँ से जाने लगता है। लिसा उसको मदद के लिए आवाज लगाती है लेकिन वो चले जाता है। सबको यह बातें काफी सरप्राइजिंग लगती है क्योंकि उन सबको लग रहा था कि वह लिसा से बहुत प्यार करता है और वह उसके लिए मंगोल से लड़ेगा और कंट्रोल रूम में काफी मायूसी छा जाती है। ग्रिसा अपने घोड़े के पास जाता है जिसका वह देखभाल करता था और वो उस घोड़े में बैठकर वापिस आता है और मंगोलों से फाइट करके लिसा को वहाँ से अपने साथ घोड़े में बैठाकर ले जाता है। उसके जस्ट बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है लेकिन ग्रिसा वहाँ पर नहीं था। डायरेक्टर कहता है यहाँ पर मूवी की शूटिंग चल रही है और पुलिस वाले वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं क्योंकि शूटिंग करना कोई अपराध नहीं है। ग्रिसा और लिसा घोड़े पर चलते चलते गाँव की लिमिट से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर उनको एक मॉडल पेट्रोल पंप दिखता है जिससे ग्रिसा काफी कंफ्यूज हो जाता है। उसी टाइम स्नाइपर ग्रिसा को बेहोश कर देता है। अगले दिन ग्रिसा हॉस्पिटल में उठता है और उसके डैडी उसको बताते हैं वह 3 महीनों से कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में था और आज ही होश में आया है। ग्रिसा अब वही अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल जीना शुरू कर देता है लेकिन अब वह अपनी लग्जरी कार चलाता है तो उसे पहले की तरह एंजॉय नहीं कर पाता। नाइट क्लब में भी जाता है तो उसको वो मजा नहीं आता जैसे पहले आता था। वो थोड़ा गुमसुम सा रहने लगा। उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपनी लग्जरी कार उस ट्रैफिक पुलिस वाले को दे देता है जिसको उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। वह नाइट क्लब में बैठा कुछ सोच रहा होता है। उसी वक्त उसकी नजर अगलाया और अलेक्सी पर पड़ती है। उनसे पूछता है लिसा कहाँ है। वो दोनों उस गांव के पूरे सेटअप के बारे में उसे बता देते हैं और उसको लिसा के पास ले जाते हैं। ग्रिसा लिसा से मिलता है और कहता है उस टाइम जो भी मैंने कहा था वह सच है, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। लिसा भी कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं ग्रिसा के डैडी अपनी फ्रेंड नताशा जो कि टीवी प्रोड्यूसर है
है उससे शादी करता है। ग्रीसा अपने डैडी को थैंक्स कहता है और कहता है आपने मुझे एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाया, और वह अपने डैडी के गले लग जाता है। अब ग्रीसा अपनी जिंदगी का पेशा ही यही बना लिया है कि अमीरों की बिगड़ी और नकारा बच्चों को इस क्रेजी प्रोजेक्ट में डालकर सुधारने का काम करेगा। और ये खूबसूरत कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।